साथियों 2023 दिसंबर के अंदर जब भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस समय सूबे के अंदर बिजली की समस्या थी, पानी की समस्या थी, साथ ही में राजस्थान लगातार कर्जे में डूब रहा था। लेकिन भजनलाल शर्मा के सामने उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी राजस्थान के अंदर बेरोजगारों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर। पेपर लीक माफिया राजस्थान में इस कदर हावी था कि आप कोई भी भर्ती बिना किसी गड़बड़ के नहीं करवा सकते। लेकिन भजनलाल शर्मा ने आते ही सबसे पहले पुलिस महकमे में फेरबदल किए, उसके बाद में प्रशासनिक ढांचे के अंदर बदलाव हुए, मुख्य सचिव आए और उसके बाद से लगातार जो कार्रवाइयां हुई उसके अंदर से हमें ये साफ समझ में आ गया कि भजनलाल सरकार जिस प्रकार से जो लक्ष्य लेकर आई है या जो डबल इंजन की सरकार का जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है वो अब कहीं कैसे भी रुकेगा नहीं। साथियों, भजनलाल शर्मा सरकार ने यूं तो 2 साल में अनेक कार्य किए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ जो मुख जुबानी है वो कुछ कार्य आपको बताना चाहूँगा। भजनलाल शर्मा सरकार जब सत्ता में आई तो उनका सबसे पहला टारगेट तो पेपर लीक रोकना था। जी हाँ, जिस पेपर लीक की वजह से राजस्थान पूरे भारतवर्ष में बदनाम हो चुका था कि राजस्थान में 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे और उन पेपर के अंदर भी अगर आप देखेंगे कहीं बस में चलती हुई बस के अंदर पेपर पढ़ाया जा रहा था, कहीं ऐसा ही भर्ती जैसे मामले के अंदर तो लोग पहले ही पेपर ले आए थे, आरपीएससी के माध्यम से ही लोगों ने पेपर कबाड़ दिया था। इसके साथ ही कुछ लोग स्ट्रॉन्ग रूम में घुसकर भी उन्होंने पेपर लीक करवाया और उस भर्ती परीक्षा के अंदर जिस प्रकार की बेईमानी हुई, दलाली हुई, उसके ऊपर भी भजनलाल सरकार ने काम किया। इसके साथ ही राजस्थान में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई उन सभी भर्ती परीक्षाओं को ऑडिट करवाया। साथियों, पिछले 2 सालों में राजस्थान में जितनी भी उसके बाद भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुई, भजनलाल शर्मा ने शपथ लेने के दौरान ही यह ठान लिया था कि राजस्थान में भर्ती या ये जो पेपर लीक का जो गठजोड़ चला आ रहा है, कुछ लोग जो सरकार के अंदर हैं और कुछ लोग जो बाहर हैं, वो किसी प्रकार से लोभ लालच से जिस प्रकार ये जो गोरख धंधा चला रहे हैं इसके ऊपर रोक लगानी आवश्यक है और वो इस मामले में बिल्कुल कामयाब रहे। राजस्थान में अब तक 90,000 युवाओं को नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं और काफ़ी बड़ी एग्जाम्स बिना पेपर लीक के कंडक्ट करी गई हैं। 1,55,000 नौकरियां पाइपलाइन में हैं। इसके साथ ही आने वाले वर्षों में भी और ज़्यादा भर्तियां निकाली जाएंगी। सरकारी भर्तियों की चूंकि एक लिमिट होती है, उसके बाद अब जैसे जैसे लोग रिटायर होते हैं, जैसे जैसे जगह खाली होती हैं, वैसे नए पद भरे जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जितने भी पद जो बैकलॉग की भर्तियां थी या जितने भी विभागों के अंदर लोगों की आवश्यकता थी, उनकी डिटेल्स भजनलाल शर्मा सरकार ने मंगवाई और उसके बाद उनके ऊपर क्रियान्वयन करना शुरू किया और आज हर इतवार को अगर आप देखेंगे तो परीक्षाओं का आयोजन होता है और सरकारी नौकरियां भरपूर वो लोग लग रहे हैं जो सच में डिजर्व करते हैं, जिनको सच में उन नौकरियों की आवश्यकता है और जो सच में उसके लिए मेहनत करते हैं। वो लोग नहीं जो पैसे देकर बेईमानी कर नौकरी लग जाते हैं। भ्रष्टाचार की बात करें, आरजीएचएस के अंदर अस्पताल 50,000 के इलाज को 5 लाख का और 5,000 रुपए के इलाज को 2.5 लाख का बनाकर बेचा करते थे और भजनलाल सरकार ने आने के बाद में इस फैसले के ऊपर रोक लगाई। हर एक अस्पताल का ऑडिट हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में भी आज अच्छे खासे तबादले हुए हैं। इन तबादलों का सीधा असर जनता के ऊपर पड़ने वाला है। जो अधिकारी जनता का काम नहीं कर रहे थे या राजस्थानी भाषा में जैसा हम कहें, जो गहलोत के पाले हुए काचे कड़वे थे, उन काचों कड़वों को आज एक प्रकार का संदेश दे दिया गया है कि आपको अगर आपको जनता का काम करने की आदत नहीं है तो आदत डाल लीजिए, वरना आपकी छुट्टी यहाँ से तय है। राजस्थान की सरकार इस समय जनता के हित के लिए लगातार कार्य कर रही है और राजस्थान में ये जो 8 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए और ये धरातल पर उतरे, ये आने वाले समय में लाखों नौकरियां सर्जित करेंगे और सबसे बड़ी बात ये है कि ये राजस्थान निवासियों के लिए ये नौकरियां सर्जित करने का काम करेंगे। साथियों, अगर आप इस बात को तरीके से समझते हैं, आपको समझ में आएगा कि राजस्थान के अंदर भूमि की कोई कमी नहीं है। अभी जालोर तक के अंदर एक इनलैंड पोर्ट तक बनाया जा रहा है ताकि हम पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो कोई भी प्रोडक्शन होता है उसको हम सीधा समुद्र के अंदर के द्वारा पूरे विश्व में पहुंचा सकें, उसको बेच सकें। साथियों, चूंकि यहाँ भूमि की कोई कमी नहीं है, पानी की जरूर पश्चिमी राजस्थान में कमी है। उसके लिए भी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको रोक दिया गया था। इंडस का पानी, सतलुज का पानी, अब वो राजस्थान के अंदर लाने की उसकी तैयारी चल रही है। इसके साथ ही वहाँ जो पानी की कमी, बिजली की कमी राजस्थान में जब पहले देखी जाती थी, आज के दिन राजस्थान सरप्लस बिजली का उत्पादन करता है और बिजली बाहर बेचता भी है।
जो राजस्थान सरकार या यूं कहे उस समय की अशोक गहलोत सरकार बिजली के लिए हाथ जोड़ा करती थी, या छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के सामने कोयले के लिए जिस प्रकार की उस समय की डीलिंग्स हुई आप सभी को मालूम होगा। अगर आप देखेंगे आज के दिन राजस्थान सरप्लस ऊर्जा उत्पादन कर रहा है और किसानों को 22 जिले के किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। साथियों, दिन में बिजली मिलने का मतलब यह है कि किसान को रात को परेशान नहीं होना पड़ता और वो रात को आसानी से आराम से चैन की नींद सो सकता है। इसके साथ ही अर्ली मॉर्निंग की जो सिंचाई होती है उसके अंदर जल का ह्रास भी कम होता है और आसानी से आप देख सकते हैं कि आपके खेत को कितना पानी देना है उतना पानी आप दे सकते हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर यानी फुहारा सिंचाई हो, बूंद बूंद सिंचाई हो या क्यारी या नहर बनाकर जो सिंचाई होती है उसके तहत हो। साथियों, किसानों के लिए अगर आप बात करें तो बीज मिनी किट का जो वितरण किया गया, इसके साथ ही किसान सम्मान निधि 6000 जो पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री की तरफ से जो मिलता है, केंद्र सरकार की तरफ से जो मिलती है, उसके अंदर राज्य सरकार ने 9000 रुपए तक बढ़ाने का उसको काम किया और अभी हाल ही में भी ये चल रहा है कि 12000 रुपए तक सालाना किसानों के खाते में डाले जाएंगे ताकि वो बीज, उर्वरक या जो भी चीजें वो खरीदना चाहे वो खरीद सके। इसके साथ ही किसानों को उद्यमिता से जोड़ने के लिए जो ऋण बांटे जा रहे हैं उसके अंदर भी काफी ज्यादा तेजी आई है और किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो जैविक खेती की ओर रुख करें, कम उर्वरकों का इस्तेमाल करें, कीटनाशकों का उपयोग कम करें, ताकि हम राजस्थान की जो उपजाऊ भूमि है इससे जो ऑर्गेनिक यानी कि जो जैविक उत्पाद निकलेंगे उनको हम विश्व भर के मार्केट में बेच सकें। इसके साथ ही एमएसपी के ऊपर खरीद के अंदर भी कुछ अधिकारियों की वजह से जरूर गड़बड़ी हुई। जो लोग जो अधिकारी यानी कि दूसरी मानसिकता के हो, दूसरी विचारधारा के हो या जिनकी कमीशन खोरी बंद हो गई, उन्होंने जरूर किसानों को परेशान करने का काम किया। बल्कि अगर आप देखेंगे तो एमएसपी के ऊपर लगातार खरीद हुई। इसके साथ ही जिन लोगों के मुआवजे अटके पड़े थे या जो फसल खराबे होते हैं उसके अंदर जो मॉनिटरिंग होती है उसको भी डिजिटलाइज किया गया है और अब लगातार सरकारी स्तर पर मॉनिटरिंग करके लोगों को मुआवजे बांटे जा रहे हैं। किसानों के हित में बिजली, पानी, इनका बिजली बिल हो, इसके अंदर भी उनको रियायत दी जा रही है और इसके साथ ही किसानों के साथ सरकार लगातार खड़ी है ताकि, और ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम है कि राजस्थान में उद्योग स्थापना की अब जिलेवार जो नीतियां हैं वो बन रही है कि एक जिले में अगर कोई किसान किसी प्रकार की फसल वहाँ कलेक्टिव लोग उगा रहे हैं तो वहाँ उसका उद्योग लगा दिया जाए ताकि किसान सीधा उद्योग के अंदर अपनी फसल बेच सके। जो बिचौलिए होते हैं उनको वो फसल न बेचे, उसको बढ़े हुए दाम मिले और उसकी इनकम डबल हो, दुगनी हो। और इसके साथ ही राजस्थान सरकार किसानों के साथ पशुपालक जो किसान पशुपालन भी करते हैं उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे अनेकों योजनाएं ऐसी चलाई गई हैं। पशुधन का बीमा हो, पशुधन के ऊपर मिलने वाला ऋण हो, पशुधन को लेकर अगर आप कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, डेयरी सेक्टर के अंदर जो अनुदान है, जो दूध के ऊपर प्रति लीटर अनुदान है वो बढ़ाया गया है। इसके साथ ही अनेकों काम ऐसे किए गए हैं कि किसान को प्रोत्साहित किया जाए कि वो पशुपालन भी साथ में करे ताकि जैविक जो वो खाद बना सके, जो जैविक खाद से वो अगर अपनी फसल का उत्पादन कर सके तो उसके लिए उसका पशुपालन भी उसके साथ उसका काम दे। वो डेयरी सेक्टर से दूध, पनीर और घी बेचकर भी पैसे कमा सकता है। इसके साथ ही गोबर से बनने वाली केचुए की खाद हो उसको भी बेच सकता है या अपने खेत में भी जैविक रूप से उसको उपयोग में ले सकता है। 2023 दिसंबर में चुनने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस प्रकार स्पीड से राजस्थान में कार्य किए वो सभी कार्य धरातल पर अब दिखने लगे हैं और इसके साथ ही कई ऐसे काम हुए हैं जो अब विपक्ष को चैन की नींद नहीं सोने दे रहे हैं। जो भजनलाल शर्मा सरकार है वो सड़क से लेकर सड़क हो, चाहे पानी हो, बिजली हो, इन तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता को संतुष्ट करके रखी हुई है। जो पेपर लीक कांग्रेस सरकार के अंदर आम हो गए थे, राजस्थान की बदनामी हुई थी, वो पेपर लीक राजस्थान में अब सुनाई भी नहीं देते हैं। कांग्रेस के नेता, हमने सुना है कि कई लोग दबी जुबान इस प्रकार की चर्चा काफी करते हैं। पेपर होने के बाद भी कांग्रेस के नेता एक दूसरी जगह फोन गनगनाते हैं और ये पूछते हैं कि क्या कहीं ऐसी कोई खबर आई, क्या हम इस चीज को मुद्दा बना लें, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है और ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक है। राजस्थान में जनता खुश है, बेरोजगार खुश है, उनको पेपर लीक फ्री एग्जाम्स मिल रहे हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर भी काफी काम हो रहे हैं। राजस्थान इस समय विकास के पथ पर अग्रणी है, लेकिन सरकार अगर अपनी तरफ से फैसला करती है तो वो एक छोटे से बॉक्स में बंद कर रह जाता है कि सरकार ने ऐसा एक काम किया और वहाँ के लोगों को जब सहूलियत मिल जाती है, लोग जरूर सरकार को धन्यवाद देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो मीडिया की सुर्खियां नहीं बनता। प्रचार के लिए और ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है भजनलाल शर्मा सरकार अब प्रचार मोड में भी आ चुकी है। अब किसी भी प्रकार से वो अपने जितने भी उन्होंने 2 साल के अंदर कार्य किए हैं, जो अशोक गहलोत सरकार के 5 साल के कार्यकाल से ज्यादा है, चाहे वो जल संचय के अंदर हो, चाहे वो बिजली के अंदर हो, चाहे
आप किसानों के लिए देख लें, जो किसान सम्मान निधि बढ़ी हुई मिल रही है, छात्राओं के लिए स्कूटी योजनाएं हैं, स्कॉलरशिप योजनाएं हैं, ये जो चल रही हैं, पेपर लीक फ्री एग्जाम्स करवाए जा रहे हैं, जितनी भी परीक्षाएं हो रही है उसमें गफलत नहीं हो रही है। सरकार काम लगातार अपना कर रही है और जल्द ही प्रचार के अंदर भी भजनलाल शर्मा सरकार प्रदेश में उतर जाएगी कि राजस्थान में जिस तरह के कार्य चल रहे हैं, जनता किसी भी प्रकार से प्रदर्शन नहीं कर रही है, दुखी नहीं है, कहीं भी कोई भी प्रकार का आंदोलन नहीं हो रहा है, तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि राजस्थान में लोग खुश हैं राजस्थान की सरकार से। और कांग्रेस पार्टी से जो त्रस्त थे, आप बेरोजगारों की बात करें तो वो त्रस्त थे पेपर लीक से, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। लगातार हर इतवार को पेपर होते हैं। कल ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के पेपर शुरू हुए हैं, पटवार का रिजल्ट आया है, कांस्टेबल का रिजल्ट आ गया है। इस प्रकार की अनेकों भर्तियां हुई हैं जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस के शासनकाल में हुई एसआई भर्ती के अंदर लगातार अपराधियों की धरपकड़ जारी है। 133 से अधिक अभ्यर्थी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार हो रहे हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेरोजगार कितने खुश हैं, जो युवा तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी वो खुश है, आम जन खुश है, जिसको बिजली मिल रही है वो खुश, बिजली का उत्पादन भी कर रहा है, किसान खुश है क्योंकि उनको किसान सम्मान निधि बढ़कर मिल रही है, पूरे देश में सबसे ज्यादा मिल रही है। साथियों, ये तमाम चीजें वो हैं, ये इस ओर इंगित करती हैं कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी 2033 में भी सरकार बनाने में शायद कामयाब नहीं हो पाएगी। साथियों, भजनलाल शर्मा सरकार ने आने के बाद जो एसआईटी गठित करी, उस एसआईटी ने कई इस प्रकार के अहम खुलासे किए, जैसे कि कई लोगों ने, यहाँ तक कि एक भाजपा नेता की बेटी का भी उसमें नाम आया कि कई लोगों ने फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाए और वो उस कोटे से नौकरी लग गए। इसके साथ ही अगर आप देखें, पीटीआई भर्ती के अंदर जो लोग नौकरी लगे उनमें मैक्सिमम ने फर्जी डिग्रियां ऑब्टेन करी, कहीं यूपी से ले आए, कोई कहीं से ले आए। एक अलग प्रकार का नेक्सस, एक गिरोह खड़ा हो गया जो फर्जी डिग्रियां देकर लोगों को नौकरी लगवाया करता था। अब आप स्वयं सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति नौकरी पा गया। क्यों? क्योंकि उनकी उन मार्कशीट की, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो दौर होता है, उसके अंदर उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं किया गया। उसके अंदर जैसे अगर आप देखेंगे, एक भर्ती में तो 80 से ज़्यादा अभ्यर्थी एक यूनिवर्सिटी से डिग्री लाए हुए थे। अब ये बात आसानी से पकड़ में आ सकती है कि एक यूनिवर्सिटी से इतने सारे लोग और वो एक साथ अगर भर्ती परीक्षा में बैठते हैं, पास हो जाते हैं, तो सवालिया निशान उस भर्ती परीक्षा के ऊपर, वो जो कंडक्ट कराने वाले हैं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। और सरकार का ये कदम होना चाहिए था कि कैसे भी करके वो इस प्रकार के कामों को रोके। भजनलाल शर्मा सरकार ने आते ही जो ऑडिट करवाए, उसके तहत उन्होंने ये पता किया कि कितने लोग फर्जी तरीके से नौकरी पाए हैं और उन लोगों को हटाया गया। इसके साथ ही फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट वाली बात मैंने आपको बता दी। इसके साथ कई लोगों ने बिना तलाक लिए, यानी कि कागजी तलाक लेकर भी नौकरियां उन्होंने पाई और फर्जी तरीके से वो इसमें शामिल हो गए। अब जो व्यक्ति फर्जी तरीके से प्रशासन में शामिल हो रहा है, वो भ्रष्टाचार वो आगे बढ़ाएगा ही, वो कम नहीं करेगा। जिस प्रकार एसआई भर्ती का मामला चल रहा है, एसआई भर्ती के अंदर अभी भी राज्य सरकार ऐसा सोच रही है कि अगर किसी भी प्रकार से ये भर्ती कंटिन्यू रहती है, इसको रद्द नहीं किया जाता है, तो जो लोग इसके अंदर फर्जी तरीके से आए थे उनके ऊपर एक एक के ऊपर जांच बैठाई जा सकती है। क्योंकि जो ईमानदार थे, कई लोगों ने तो ऐसा भी दिखाया कि वो आरएएस भर्ती परीक्षा के अंदर आ गए और आरएएस भी बन गए। इसका मतलब तो साफ तौर पर यही निकलता है कि जो लोग आरएएस भर्ती के अंदर अच्छे मार्क्स जो लेके आए थे, उसकी भी प्री पास कर चुके थे, वो एसआई भर्ती का पेपर आसानी से पास कर सकते थे। और वो लोग ईमानदार हैं, लेकिन जो बेईमान हैं, जो इस सिस्टम में आ चुके हैं, उनको भी चुन चुन कर निकालना। एसआई भर्ती के अंदर 133 से ज़्यादा अभ्यर्थी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इस भर्ती से रिलेटेड 300 से ज़्यादा गिरफ्तारियां राजस्थान में हो चुकी हैं। साथ ही इसके साथ ही आरपीएससी के कई सदस्यों को निलंबित किया गया, उनको निकाला गया कैसे भी करके। इसके साथ ही आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को तो गिरफ्तार तक किया गया, रामूराम रायका को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने अपने बच्चों को पेपर पहले ही पकड़ा दिया था। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात देखें, राजस्थान के अंदर अगर आपने देखा होगा, अशोक गहलोत सरकार के समय पूरे राजस्थान में बजरी माफिया ने अपना एक तांडव मचाया। भजनलाल शर्मा के आने के बाद भी राजस्थान में बजरी माफिया लगातार उसी प्रकार प्रशासन के ऊपर हावी रहा। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, जनवरी 2025 तक आते आते बजरी माफिया पर काफी लगाम लग चुकी थी। इसके बावजूद भी कई ऐसी घटनाएं सामने आती रही कि बजरी माफिया के लोग आम लोगों को कुचलते रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर मजबूती तरीके से निगरानी रखी गई। इनका जो गठजोड़ था बजरी माफिया का प्रशासन के साथ, उसको एक्सपोज किया गया, उन लोगों को पाबंद किया गया और 9 पुलिस अधिकारियों को तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, बर्खास्त कर दिया गया। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे या काम नहीं कर रहे थे, जिनकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमम लेवल पर नहीं पाई जा रही थी, उनको तो नौकरी तक से निकाल दिया गया। इसके साथ ही 35 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ जो जांचें
10 सालों से तक से लंबित थी, भ्रष्टाचार की जो जांचें लंबित थी, उनके ऊपर भी काम किया गया। साथियों, योजनाएं जब चलाई जाती हैं तो उनका एक स्पेसिफिक तरीका होता है कि जो लोग उसके लिए सच में पात्र हैं, अगर कोई गरीब व्यक्ति है, कोई दिव्यांग है, अगर किसी को जिसको उस योजनाओं की उनकी आवश्यकता है, जिसका घर नहीं बना हुआ है, कच्चा मकान है, पट्टे नहीं मिले हैं, उसके पास ज़मीन नहीं है, उन लोगों को, जो लोग 60 वर्ष से ऊपर की आयु पार कर चुके हैं, उनको पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, इन तमाम तरह की जो योजनाएं थी, इनके अंदर फर्जी लोगों के नाम काफ़ी ज़्यादा जोड़े गए। इसके साथ ही पिछले दिनों अगर आपने खबर पढ़ी हो, जयपुर और झालावाड़ से एक गिरोह पकड़ा गया था, जो गिरोह फर्जी तरीके से किसान सम्मान निधि उठा रहा था और अपात्र लोगों के नाम उसके अंदर जोड़ दिए गए और उन लोगों को भी जो पैसा ट्रांसफर किया गया और उस गिरोह ने अपने खातों में उस पैसे को ट्रांसफर किया। सरकार को काफी ज्यादा पैसे की, करोड़ों के अंदर चपत लगाई। साथियों, उसके ऊपर भी मजबूत क्रियान्वयन से उस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया गया। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे, फर्जी तरीके से जिन लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन के अंदर अपना नाम जुड़वा लिया था, दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगा के अपना नाम जुड़वा लिया था, उन फर्जी लोगों को भी चिन्हित किया गया। जो लोग फर्जी तरीके से गेहूं उठा रहे थे, खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे थे, जिनके घरों में गाड़ियां हैं, जिनके अच्छे खासे बड़े बड़े खेत हैं, उन लोगों को भी इस योजना में जोड़ दिया गया था। उन लोगों को भी इस योजना से हटाया गया। लाखों लोगों ने स्वच्छ अपने मन से भी इन योजनाओं को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया कि अब सरकार इसके ऊपर गंभीर है और जो लोग गलत तरीके से किसी योजना का फायदा उठा रहे हैं, उनको छोड़ेगी नहीं। साथियों, सिर्फ पकड़ने की ही बात नहीं, उनको उस लिस्ट से निकालने की ही बात नहीं हुई, इसके साथ ही वसूली के आदेश भी जारी हुए। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार कर या बेईमानी से ये पैसा उठाया, उस पैसे को रिकवर करने के भी आदेश जारी हो चुके हैं और तमाम जिले ऐसे हैं जहां से 50% से ज्यादा राशि वापस वसूल ली गई है। बाकी राशि वसूलने का कार्य भी बदस्तूर जारी है। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताऊं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी राजस्थान के अंदर अनेकों अस्पतालों का क्रियान्वयन हुआ है। वो अस्पताल जहां नहीं पाए जो जिन क्षेत्रों के अंदर अस्पताल नहीं थे, वहां भी अब अस्पताल बनाए जा रहे हैं और जिला स्तर के साथ ही तहसील स्तर या ब्लॉक स्तर के ऊपर भी अच्छे अस्पतालों का निर्माण हो रहा है और वहाँ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहाँ डॉक्टर की जो मॉनिटरिंग करी जा रही है कि डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल हो। साथ ही में चिकित्सकों को भी सलाह दी गई कि आप भी अपनी सर्विस का कम से कम 5 से 10 साल ग्रामीण क्षेत्रों में गुजारें, ताकि वहाँ के आदमी को उठकर जयपुर आने की या राजधानी या बड़े अस्पतालों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना आरोग्य योजना है, उसको प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के साथ जोड़ा गया और राजस्थान में 25 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है। इसके साथ ही जो गंभीर बीमारियां हैं, उसके लिए भजनलाल शर्मा सरकार ने अलग से 50 लाख रुपए तक के प्रावधान किए हैं। इसके साथ ही जो अस्पताल चिरंजीवी योजना के अंदर भ्रष्टाचार किया करते थे या आयुष्मान योजना में भ्रष्टाचार किया करते थे, RGHS योजना में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि कुछ अगर आप गहलोत सरकार का टेन्योर देखें और उसके बाद भी अगर आप देखते हैं तो अस्पताल के अंदर इस प्रकार का एक नेक्सस बन गया था कि जो इंस्पेक्टर्स जाते थे, अगर इलाज 10 से 20 हजार रुपए का बिल बन रहा है तो वहीं अस्पताल लाखों रुपए का बिल उठाकर सरकार से पैसा उठा लिया करते थे। अब जब लगातार मॉनिटरिंग हुई और इसके ऊपर नजर रखी गई, तब ये समझ में आया कि इस प्रकार का खेल भी चल रहा है और उसके ऊपर भी राज्य सरकार ने रोक लगाई। क्योंकि साथियों, ये जो पैसा है जो ये प्राइवेट अस्पताल उठा लेते हैं फर्जी तरीके से बिल बनवाकर, ये सारा पैसा किसका है? ये इस राजस्थान की जनता का है। अगर वो पैसा प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाएगा, सरकारी अस्पताल में उस पैसे से अगर नई तरीकार की जो तकनीकें हैं उनका इंस्टॉलमेंट किया जाएगा, MRI की मशीनें लगेंगी, क्योंकि अब हर जिला अस्पताल के अंदर भी MRI मशीनें लगाने का काम राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने किया है। साथियों, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 5.76 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। 5 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिला। गरीब कल्याण के लिए श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जो ग्रामीण चलाई गई, उसके अंदर 805 रसोई के माध्यम से लगभग 4.91 करोड़ लाभार्थियों को भोजन की थालियां परोसी गई। इसके साथ ही युवा उत्थान के अंदर 400 से अधिक रोजगार सहायता शिविरों के तहत 1 लाख से अधिक बेरोजगार अभ्यर्थियों का रोजगारों के लिए प्राथमिक रूप से चयन किया गया। इसके साथ अगर आप देखते हैं तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत 1155 करोड़ रुपए की अधिक से ज्यादा की राशि का वितरण हो चुका है, जिसका लाभ 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को मिला। ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत जो युवा अपना स्टार्टअप, अपना उद्योग लगाना चाहे, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, उनको ये पैसे मिल रहे हैं और नगण्य ब्याज दर के ऊपर मिल रहे हैं। और इसके साथ ही कोई कोलेट्रल नहीं रखवाया जा रहा, आपसे कुछ पहले से इस प्रकार का नहीं रखवाया जाएगा कि आप कोई सोना रखें, आप अपनी तरफ से इस प्रकार की कोई संपत्ति रखें जिसका उपयोग करके आपको लोन जब पहले मिला करता था, अब वो बंद कर दिया गया है। अब युवा जो भी उद्यमी बनना चाहे या युवा जो भी स्टार्टअप शुरू करना चाहे, उनको मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत कम ऋण के ऊपर, कम ब्याज दर के ऊपर
अच्छा खासा ऋण दिया जाता है और वसूलने के लिए भी वो भी बाध्यता नहीं है कि आप इनोवेशन करें, आप चलाएं। अगर चला पाते हैं तो ठीक है, अगर आप असफल भी होते हैं तो भी सरकार आपकी इस मामले में मदद करती है, और आप सफल होते हैं तो आपके उस इनोवेशन को राज्य सरकार खुद की तरफ से प्रोत्साहित करती है, ताकि वो विश्व भर के अंदर उससे उसका फायदा मिले और राजस्थान के अंदर और ज़्यादा जो रोजगार के अवसर हैं वो और ज़्यादा बढ़े। जो मैंने आपको बताया था, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना आरोग्य योजना के तहत 35 लाख अभ्यर्थियों को 6,860 करोड़ रुपए का कैशलेस इलाज मिला है। इसके साथ ही अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, अगर आपको मालूम हो कि राज्य सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है कि हम 11 लाख लखपति दीदियां बनाएं, ताकि जो भी महिलाएं घर पर रहकर काम कर सकती हैं, जो अपने यानी कि जो पारंपरिक काम है घर के अंदर, अगर कोई थैला बुनाई हो या इसके साथ ही सिलाई के कार्य हों, अन्य प्रकार की जो चीज़ें घर पर बनाई जा सकती हैं, या जो महिलाएं घर पर कंप्यूटर के थ्रू या वर्क फ्रॉम होम के थ्रू वो काम करना चाहें, उन सभी को भी ऋण दिया जा रहा है, ताकि वो अलग अलग कार्य करके, चाहे वो गृह के अंदर जो मिलेट्स के अंदर आपको मालूम होगा कि अब बाजरे से बिस्किट बनने लगे हैं, ज्वार से बिस्किट्स बनने लगे हैं, उस तरह के काम हो, या इसके अलावा ऑर्गेनिक जो खेती के काम हो, उनके लिए ड्रोन दीदी के लिए जो योजना चलाई गई कि महिलाएं ड्रोन का प्रशिक्षण ले सकती हैं और उसके बाद वो फर्टिलाइजर छिड़काव हो या इसके अंदर भी किसानों की मदद कर सकती है और उनकी भी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इसके तहत 24,120 महिलाओं को राजस्थान महिला निधि के माध्यम से 166 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया। लखपति दीदी योजना में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत 9.71 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई। इसके साथ ही 530 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया और योजना की राशि को 5,000 रुपए से बढ़ाकर अभी 6,500 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 70 लाख नए लोगों को जोड़ा गया और उन लोगों को लाभ दिया गया जो लोग सच में पात्र हों। अपात्र लोगों के इस योजना से नाम हटाए गए। इसके साथ ही श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी के अंदर 26 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की गई और इसके ऊपर भी क्रियान्वयन किया गया। जो लेबर इंस्पेक्टर्स हैं उनको भी खास तौर पर आदेश दिए गए कि आप श्रमिकों के साथ हो रहे भेदभाव को रोकें और उनके साथ जिस प्रकार की भी जो भी समस्या आ रही है उन समस्याओं को सुलझाने का काम करें। आपको याद होगा अशोक गहलोत सरकार के समय तो लेबर कमिश्नर करोड़ों रुपए के घोटाले के अंदर तक फंसे थे और उस समय गहलोत सरकार ने उसके ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं की थी। साथियों, स्ट्रीट वेंडर्स प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो लोग फुटकर का काम करते हैं, रेडी लगाते हैं या छोटा मोटा अपना व्यवसाय करते हैं, उनको भी 87,000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण बांटे गए 15,000 से लेकर 50,000 तक की राशि के, ताकि वो लोग भी अपने कार्य आसानी से कर सकें। साथियों, इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं, जो आपने देखा होगा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के भी जो योजनाएं थी, कौशल प्रशिक्षण के तहत भी उनका जो स्किल्स है उनको एनहेंस किया गया और लगभग 3 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया ताकि वो स्किल्ड लेबर के रूप में काम करें और अपने रोजगार के अवसरों को और ज़्यादा बढ़ाएं।